नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं रॉकेट नौदन। ये हमारे जो पाठ्य पुस्तक है NCERT की पाठ्य पुस्तक है, उसमें हम 5th चैप्टर में चल रहे हैं, गति के नियम देख रहे हैं। और गति के नियमों में भी हमने देखी दोस्तों संवेग संरक्षण नियम देख रहे हैं। जो संवेग संरक्षण नियम है उसका एक एग्जाम्पल है रॉकेट नौदन। तो रॉकेट नौदन के बारे में आप समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं बात करता हूं कि जो रॉकेट नौदन है वो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। यह रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है दोस्तों। ये रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। इसमें संवेग है वो संरक्षित रहता है दोस्तों। जो रॉकेट है उसको स्पेस तक, अंतरिक्ष तक भेजने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं रॉकेट नौदन। भेजने की जो प्रक्रिया है, रॉकेट के जो ऊपर की ओर गति करने की जो तरीका है, प्रक्रिया है, उसको रॉकेट नौदन कहा जाता है। हम यहाँ पर रॉकेट नौदन देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, रॉकेट है वो किस तरीके से गति करती है वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। मैं किसी एक रॉकेट का निर्माण कर रहा हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ कि ये जैसे हमारे पास में किसी रॉकेट का चित्र है, डायग्राम है। रॉकेट के अंदर इस तरीके से अलग अलग खंड बने होते हैं। अलग अलग खंड हो सकते हैं और इसमें भी अलग अलग बहुखंडी रॉकेट के अंदर इस तरीके से अलग अलग खंड होते हैं। नीचे की ओर धुआं बाहर की ओर निकलता है और रॉकेट ऊपर की ओर गति करती है। मैं यहाँ पर दोस्तों 3 स्थितियां आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले आप रॉकेट किस तरीके से काम करता है वो समझेंगे। देखिए, इसका एक लॉन्चिंग पैड होता है। उस लॉन्चिंग पैड पर इस रॉकेट को फिक्स करके रखते हैं, स्थिर अवस्था में रखते हैं। फिर इसको लॉन्चिंग पैड से इसके इंजन स्टार्ट किए जाते हैं। इंजन में इसमें होता है ईंधन, और ईंधन द्रव अवस्था में, मुख्यतः जो ईंधन होता है वो द्रव अवस्था में होता है। जो हाइड्रोजन गैसें हैं, हीलियम गैसें हैं, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो ईंधन के रूप में यूज में लिए जाते हैं। जब वो ईंधन जलता है इंजन स्टार्ट होने के पश्चात, तो जो धुआं है वो नीचे की ओर गति करेगा। ये जो धुआं नीचे की ओर जब गति करता है तो क्रिया होती, क्रिया के तत्पश्चात ये धुआं, ये रॉकेट धुआं नीचे फेंक रहा है, वायु को नीचे की ओर पंप कर रहा है। जो ये धुआं है इस रॉकेट को ऊपर की ओर गति प्रदान करेगा। तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी लागू होता है। क्रिया नीचे हो रही है, प्रतिक्रिया ऊपर हो रही है, तत्पश्चात ये जो रॉकेट है वो गति करता है, गतिमान अवस्था में आ जाता है दोस्तों। अब यहां पर आप समझेंगे कि जैसे जैसे ये ईंधन जलता है इसका द्रव्यमान कम होता चला जाएगा। इसकी जो प्रोसेस होती है रॉकेट की वो समझेंगे। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा ईंधन जलता चला जाएगा। ईंधन जलेगा तो इसका जो द्रव्यमान है वो घटता चला जाएगा। इसका जब द्रव्यमान घटेगा तो साथ में इसका जो वेग है वो बढ़ता चला जाएगा। तो रॉकेट के अंदर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान घटता है जबकि वेग बढ़ता चला जाता है। पूरी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंदर अंतर्गत संवेग संरक्षित रहता है। हम इसकी प्रारंभिक स्थिति में संवेग लेकर चलेंगे। प्रारंभ में इसका संवेग होता है दोस्तों 0, क्योंकि धुआं का वेग और रॉकेट का वेग दोनों का ही वेग 0 होता है। तत्पश्चात इसका जो संवेग होता है, प्रारंभिक संवेग 0 होता है। फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो रॉकेट का वेग ऊपर की ओर होता है, धुएं का वेग नीचे की ओर होता है, तथा रॉकेट तथा धुआं का जो संवेग होता है वो फिर से 0 बना रहता है। पूरी घटना के दौरान, पूरी इस रॉकेट की यात्रा के दौरान संवेग है वो संरक्षित रहेगा और यहाँ पर संवेग की वैल्यू है वो 0 रहती है। देखिए, मैं आप लोगों को 3 स्थितियां यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जैसे ये हमारे पास में प्रथम स्थिति है। प्रथम स्थिति के अंदर हम कि जब हमारे पास में
रॉकेट है प्रारंभिक स्थिति, समय हम ले रहे हैं दोस्तों, समय है 0, t बराबर जब 0 है तो इसका जो वेग है दोस्तों वो हम कंसीडर कर लेते हैं ऊपर की ओर जो वेग है वो है हमारे पास में v बराबर 0, क्योंकि जब ये स्थिर अवस्था में है तब इसका वेग भी 0 है, फिर इसका वेग तुरंत बढ़ता है। तो इस स्थिति के अंदर दोस्तों इसका जो द्रव्यमान है, ये तो मैंने आपको बताया वेग, फिर मैं यहां पर बता रहा हूं द्रव्यमान। प्रारंभ में जो रॉकेट का द्रव्यमान है वो हमने कंसीडर कर लिया है m0। m0 का मतलब है प्रारंभिक द्रव्यमान, और ये अधिकतम होता है। जैसे जैसे रॉकेट जाएगी ऊपर की ओर द्रव्यमान कम होता चला जाएगा और ये जो वेग है वो 0 से बढ़ता चला जाएगा। तो वेग बढ़ता चला जाएगा, द्रव्यमान घटता चला जाएगा दोस्तों। तो यहां पर मैं दूसरी स्थिति आपको समझाने के लिए ले रहा हूं कि थोड़े समय पश्चात ये जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच गया। समय को हम t से लिख रहे हैं कि जब समय कितना है t। इस स्थिति में जो रॉकेट है उसका वेग हम कंसीडर कर लेते हैं v हो गया, और जो द्रव्यमान है वो हो गया m। देखिए दूसरी वाली जो स्थिति है वो किसी समय t पर है, तो वेग इसका बढ़कर कितना हो गया दोस्तों v, और जो द्रव्यमान है वो हो गया है स्मॉल m। ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। इस स्थिति में जो धुआं है वो नीचे की ओर भी गति कर रहा है, उस धुएं का जो वेग है वो हम ले लेंगे u। धुएं का वेग हमने दोस्तों u कंसीडर कर लिया है। एक स्थिति मैंने आपको समझाने के लिए और ली है कि थोड़ा सा समय में जब वृद्धि होती है, अल्प समय में जब वृद्धि यहां पर होती है, समय अब की बार हमने ले लिया, थोड़ा सा समय में और वृद्धि हो गई, समय हो गया t प्लस डी टी। समय जब t प्लस डी टी होता है तो वेग बढ़कर v प्लस डी हो जाएगा और द्रव्यमान है वो घट जाएगा। दोस्तों इन चीजों को समझेंगे। समय में अल्प वृद्धि, जो अल्पांश के रूप में समय में परिवर्तन, dt का मतलब है समय में अल्प परिवर्तन। जब समय t से बढ़कर t प्लस dt हो गया, अल्पांश समय में वृद्धि हुई, तो जो वेग है वो थोड़ा सा बढ़कर v प्लस डी हो गया, द्रव्यमान थोड़ा सा घटकर m माइनस डी एम हो गया है दोस्तों। तो यहां पर ये वाली स्थिति को भी आप लोगों को अच्छे से समझना है, इसको भी दिमाग में फिट बिठा कर रखना है। अब दोस्तों मैं इसके लिए जो रॉकेट है उस रॉकेट पर लगने वाला बल, जिसको हम प्रणोद कहेंगे, प्रणोद धुएं के द्वारा रॉकेट पर लगने वाला बल होता है, जिसको हम प्रणोद या प्रणोद बल, प्रणोदित बल कह सकते हैं दोस्तों। तो प्रणोदित बल का या प्रणोद जो होता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। साथ में हम रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर हम देखेंगे और रॉकेट का वेग भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए प्रारंभ में हम गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मानकर प्रणोद, त्वरण और वेग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हम गुरुत्वीय बल को भी इंक्लूड करके इन तीनों की वैल्यू आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रारंभ में रेखीय संवेग शून्य होता है। रेखीय संवेग है वो शून्य रहेगा, पूरी रेखीय संवेग शून्य होता है और पूरी घटना के दौरान, रॉकेट की गति के दौरान संवेग है वो शून्य ही रहेगा दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि d, यहां पर हमने dt समय के अंतर्गत जो वेग है उसमें वृद्धि हुई है, इसकी dv, वेग के अंदर जो वृद्धि हुई है वो है dv, और जो वेग के अंदर तो वृद्धि हुई है बट द्रव्यमान में क्या हुई है दोस्तों, कमी हुई है। द्रव्यमान में क्या हुई है, कमी हुई है। तो यहां पर आप इसको समझ सकते हैं कि नीचे की ओर जो धुआं है उसके वेग में भी परिवर्तन होता है। मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया कि जब, देखिए दोस्तों इसको आप समझेंगे कि वेग जब ऊपर की ओर v है तब नीचे की ओर जो धुआं है उसका वेग u है। तो जैसे जैसे धुएं की स्पीड बढ़ेगी,
वैसे वैसे जो रॉकेट है उसका वेग है वो भी बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि जो वेग रॉकेट का ऊपर की ओर होता है तो धुएं का वेग ठीक नीचे की ओर होता है, उतना ही होता है, बट विपरीत दिशा में होता है, परिमाण समान और डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। दोस्तों हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके जो संवेग में परिवर्तन है वो उतना ही होगा जितना धुएं के संवेग में परिवर्तन होता है। मैं यहां पर किसी क्षण पर संवेग में परिवर्तन, किसी क्षण पर संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन देखिए दोस्तों किसके तुल्य आएगा, संवेग में जो परिवर्तन है दोस्तों वो आएगा शून्य। क्यों? परिवर्तन जितना संवेग में, इसके संवेग में, रॉकेट के संवेग में वृद्धि होगी उतनी ही धुएं के संवेग में कमी होनी है। तो जो रॉकेट है उसका जो द्रव्यमान है, जैसे द्रव्यमान में dm की कमी आती है, dm की कमी आती है और उसका वेग यह है v, तो माइनस में हम v dm कर दें, उस स्थिति के अंदर जो वेग होता है धुएं का वो तो है u, और जो द्रव्यमान में परिवर्तन है धुएं में, क्योंकि dm इसके द्रव्यमान में कमी हो रही है तो धुएं में ही वो द्रव्यमान कन्वर्ट हुआ, ईंधन के रूप में ही वो द्रव्यमान प्राप्त होता है। एक बार देखो इस घटना को, इस स्टेटमेंट को फिर से समझेंगे कि हमारे पास में किसी क्षण विशेष पर जो धुआं है उसका वेग u और रॉकेट का वेग है v, इसके द्रव्यमान में अल्प परिवर्तन जब dm होता है, कमी हो जाती है तो इसमें वृद्धि होती है। आप यहां पर इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि जो रॉकेट है उसके द्रव्यमान में परिवर्तन dm और उसका वेग है v, आप इसको ऐसे ले लीजिए, और धुएं का जो द्रव्यमान में परिवर्तन है वो dm और उसका वेग है u, और इन दोनों के संवेगों में जो परिवर्तन है वो है शून्य। बट यहां पर आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि या तो आप यहां पर जो द्रव्यमान में, इसके अंदर तो द्रव्यमान में कमी होती है तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इसके जो वेग है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है इसलिए यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। तो या तो आप दोनों में ही नेगेटिव साइन लगाइए या दोनों में ही मत लगाइए। जब हम यहां पर दोनों में ही नहीं लगा रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, v dm बराबर माइनस में u dm, और यहां से dm कैंसिल हो जाएगा। v की जो वैल्यू है किसी क्षण विशेष पर वो माइनस u के बराबर आएगी। दोस्तों तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जो किसी क्षण विशेष पर रॉकेट का द्रव्यमान है वो हम रॉकेट का जो वेग है वो धुएं के वेग के इक्वल लेंगे, विपरीत दिशा में लेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे रॉकेट का। हमने प्रारंभिक द्रव्यमान सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। आप चाहें तो इन चीजों को लिख भी सकते हैं कि रॉकेट का जो प्रारंभिक द्रव्यमान है, रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान हम लेकर चल रहे हैं m0, m0। रॉकेट के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर, रॉकेट के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर को हम dm/dt से पुट कर सकते हैं। समय के सापेक्ष जो द्रव्यमान है उसमें इस तरीके से बदलाव आ रहा है। दोस्तों यहां पर हम रॉकेट पर लगने वाला प्रणोद, रॉकेट पर लगने वाला प्रणोद, देखिए प्रणोद का मतलब है धुएं के द्वारा रॉकेट पर लगने वाला बल, इसको हम प्रणोद कह रहे हैं। बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर। रॉकेट का किसी क्षण विशेष पर, जैसे t समय पर जो संवेग है वो होगा m इंटू v। इस वाली स्थिति के अंदर द्रव्यमान m और वेग v, तो उसका संवेग हो जाएगा m इंटू v। और यदि ये v वेग से, नियत v वेग से गति कर रहा है रॉकेट, यदि रॉकेट का वेग नियत हो, वेग v
नियत हो। रॉकेट का वेग जब नियत होगा तो हमारे पास में बल F बराबर क्या आ जाएगा, v dm बाई dt। और v की जो वैल्यू है दोस्तों हम पुट कर सकते हैं माइनस में u के बराबर। तो हमारे पास में जो प्रणोद की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ रही है दोस्तों, प्रणोद F इक्वल टू माइनस में u dm बाई dt। और ये जो फॉर्मूला है प्रणोद का वो है गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में। गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति में भी हम प्रणोद का फॉर्मूला यहां पर हम देखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं रॉकेट का त्वरण। रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, F बराबर हम जानते हैं m इंटू ए बराबर माइनस में u dm बाई dt। तो यहां से आप देखेंगे दोस्तों तो a का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास में माइनस में u बाई m dm बाई dt। इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। जो एक्सेलरेशन है वो है दोस्तों ऊपर की ओर, चाहे तो आप इसका परिमाण यहां पर पुट कर सकते हैं u बाई m dm बाई dt के हिसाब से। जो एक्सेलरेशन है वो भी समय पर और द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान क्षय होने की दर पर डिपेंड करता है। प्रणोद का मान भी द्रव्यमान के परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे कि जो रॉकेट है उसका किसी क्षण विशेष पर वेग कितना होता है। दोस्तों रॉकेट नोदन की घटना में रॉकेट पर लगने वाला जो प्रणोद है वो हमने देख लिया था। रॉकेट पर कार्य करने वाला प्रणोद, रॉकेट पर कार्य करने वाला प्रणोद, रॉकेट पर लगने वाला जो प्रणोद है वो एक तरीके का बल ही होता है, जो कि हमने देख लिया है माइनस में u dm बाई dt दोस्तों। अब हम देखेंगे यहां पर रॉकेट का त्वरण, रॉकेट का त्वरण भी हमने यहां पर देख लिया था। a बराबर माइनस में u बाई एम या u बाई एम dm बाई dt। ये जो त्वरण है दोस्तों ऊपर की ओर होता है और इसका जो त्वरण का परिमाण है वो यही होगा दोस्तों। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे यहां पर रॉकेट का वेग। रॉकेट का वेग, रॉकेट का वेग क्या होगा दोस्तों, रॉकेट का वेग यहां पर फाइंड आउट करने के लिए मैं एक के स्थान पर यहां पर dv बाई dt पुट कर सकता हूं बराबर ये u बाई एम पढ़ाई है dm बाई dt। दोस्तों एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू होती है माइनस में चिन्ह सहित यदि हम इसको पुट करें तो, और यहां से हम dv बाई dt इसको किस तरीके से पुट कर सकते हैं वो यहां पर देखिए। देखिए दोनों ओर से dt से dt कैंसिल हो जाएगा। dt से जब dt कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में यहां पर रह गया dv, dt से एक dt कैंसिल हो गया तो dv बराबर हमारे पास में आ गया माइनस में u बाई m, इधर रह गया dm। अब इस इक्वेशन का हम यहां पर समाकलन कर देंगे, उपरोक्त समीकरण का समाकलन कर देंगे। प्रारंभिक वेग हमारे पास में रॉकेट का था 0 और t समय के पश्चात वेग हो गया है v, और प्रारंभिक द्रव्यमान m0 और t समय पश्चात जो द्रव्यमान है वो है हम लेकर चल रहे थे स्मॉल m, ये हमने बता दिया था आपको दोस्तों। तो देखिए दोस्तों वेग उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का हम यहां पर समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए वेग में परिवर्तन, वेग का जो मान है वो 0 से v तक परिवर्तित होता है, 0 से v तक बदलता है t समय में,
और जो द्रव्यमान है उसका मान है m0 से, द्रव्यमान का जो मान है वो m0 से m हो जाता है, कम हो रहा है बट m हो जाता है। तो इस समीकरण का जब हम समाकलन करेंगे तो 0 से लेकर v तक, इधर है dv बराबर में माइनस का साइन पढ़ाई है, m0 से लेकर m तक u बाई m dm। ये हम जो धुएं का वेग है वो नियत लेकर चल रहे हैं, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। इधर हमारे पास में dv का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया v, लिमिट हमने पुट कर दी 0 से v तक, ये नेगेटिव साइन पढ़ाई है, ये u पढ़ाई है, dm बाई m रह गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो हो जाएगा log, यहाँ पर इसका जो आधार है वो है e m, और लिमिट हमने यहाँ पर पुट कर दी m0 से लेकर m तक। इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो v माइनस 0 बराबर में माइनस में u log, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम v, इस नेगेटिव साइन को जब आप अंदर गुणा कर देंगे तो आपके पास में ये तो हो जाएगा पॉजिटिव log m0 और ये हो जाएगा नेगेटिव log m। इस वाली वैल्यू को हम दोस्तों इस तरीके से पुट कर सकते हैं। देखिए आगे मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, v जो रॉकेट का वेग है वो निकल कर आ रहा है हमारे पास में, रॉकेट का वेग v बराबर u, ये u तो पढ़ाई है, log m माइनस log m, इसको हम log m0 अपॉन में m पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में रॉकेट के वेग का समीकरण आ गया है। इसको हम रॉकेट के गति का समीकरण भी कहते हैं दोस्तों। ये हमारे पास में रॉकेट के वेग का समीकरण आ चुका है। अभी तक जो भी हमने समीकरण निकाले हैं, जो भी इक्वेशंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है, उसमें गुरुत्वीय बल को अनुपस्थित माना है, गुरुत्वीय बल की अनुपस्थिति मानी है या गुरुत्वीय बल को नगण्य माना है। यदि यहाँ पर गुरुत्वीय बल को, यदि गुरुत्वीय बल नगण्य नहीं हो, यदि गुरुत्वीय बल नगण्य नहीं हो, गुरुत्वीय बल को नगण्य नहीं लिया जाए तो देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल भी रॉकेट पर कार्य करेगा। और ये समझेंगे कि रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो सदैव पृथ्वी की ओर लगता है, रॉकेट ऊपर की ओर गति कर रही है, प्रणोद बल उसके ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन वो उसमें से कम कर देगा मान, माइनस में gt सदैव नीचे की ओर, सॉरी माइनस में mg नीचे की ओर काम करेगा। तो समीकरण 1 से तो रॉकेट पर लगने वाला प्रणोद कितना रह जाएगा, रॉकेट पर लगने वाला प्रणोद, अब रॉकेट पर लगने वाला जो प्रणोदित बल है वो दोस्तों अब हमारे पास में रह गया है F बराबर माइनस में u dm बाई dt, तो पहले से ही था। इतना बल तो गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में लगता है। अब नीचे की ओर एक बल और लगने लग गया है mg। ये जो mg है, mg ये है गुरुत्वीय बल और ये गति की विपरीत दिशा में काम करता है। दोस्तों आप लोगों को यहां पर ये समझना है इतना कि F बराबर है माइनस में u dm बाई dt माइनस में mg, ये हमारे पास में प्रणोदित बल आ जाएगा। ये हमारे पास में आ गया प्रणोद। तो प्रणोद का फॉर्मूला माइनस में u dm बाई dt माइनस में mg आ गया है दोस्तों। अब इसके पश्चात हम देखेंगे रॉकेट का त्वरण। रॉकेट का त्वरण है दोस्तों, ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है एक्चुअल में वो होता है ऊपर की ओर u बाई m dm बाई dt। और यहां से आप देखेंगे कि इसका जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण होता है g, जो कि नीचे की ओर होता है, तो वो इसमें से कम हो जाएगा। तो माइनस में g और इसमें इंक्लूड हो जाएगा दोस्तों। या आप इसको ऐसे कर दीजिए कि इसमें हम m का भाग लगाते हैं, इसमें भी m का भाग लगाएंगे। यहां पर एक चीज और समझ लेंगे
कि ये जो माइनस का साइन है वो तो पूरे परिमाण को व्यक्त करेगा दोस्तों। यहां पर मैंने इसको प्लस में लिया है, इसको माइनस में लिया है, इसको आप समझ लेंगे। फिर रॉकेट के वेग की बात करते हैं। रॉकेट का वेग हमारे पास में यहां पर ये वाला है दोस्तों, रॉकेट का वेग, रॉकेट का वेग। तो रॉकेट का जो वेग है वो हमारे पास में है v बराबर u log m नॉट अपॉन में m। वेग जब हम निकालेंगे तो t इससे और मल्टीप्लाई हो जाएगा, v बराबर होता है u प्लस at, और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए यहां पर ये 0 माइनस में gt और इंक्लूड हो जाएगा, तो यहां पर माइनस में gt और आएगा, और ये हमारे पास में है रॉकेट की गति का समीकरण। यही रॉकेट की गति का समीकरण कहलाता है, रॉकेट की गति का समीकरण है दोस्तों। तो दोस्तों हमने गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति में तथा अनुपस्थिति में दोनों ही स्थितियों में रॉकेट के बल, एक्सेलरेशन तथा उसके वेग के सूत्र फाइंड आउट किए हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को रॉकेट की गति तथा उससे संबंधित जो समीकरण है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।